हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक बैलेंस शीट इंटरप्रिटेशन का सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट इंटरप्रिटेशन सीरीज का एक पार्ट है। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि कैसे एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से पढ़ सकते हैं, तो उस वीडियोस का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है। और अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन पोर्टल से किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए, तो उस वीडियो का भी प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को एक बोनस टिप्स भी दूंगा, जिसके अंदर आप जान सकते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैसे सही तरीके से आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी कंपनी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो, उसे कैसे सही तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए और उससे आने वाले पोटेंशियल जो लॉसेस है उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिल सकता है। फर्स्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। सेकंड, कैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंपनी क्यों क्रिएट करता है। फोर्थ, कहां पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ट्रीट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे हम लोगों को माइनॉरिटी इंटरेस्ट को इंटरप्रेट करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं फिफ्थ पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, जिससे फ्यूचर में आने वाले माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पोटेंशियल लॉसेस से आप लोग बच सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता क्या है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पेरेंट कंपनी है, और आप जानते हैं इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा कंपनी है, और रिलायंस के अंदर एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसमें रिलायंस का 51% का स्टेक है। तो इसलिए रिलायंस कंपनी उस सब्सिडियरी कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाता है, यानी पेरेंट कंपनी हो जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और जो 49% स्टेक है वो किसी और कंपनी का है या किसी और इन्वेस्टर्स का है। तो इस वजह से वो 49% जिन्होंने होल्ड करके रखा है वो हो जाता है उस सब्सिडियरी कंपनी का माइनॉरिटी स्टेक होल्डर। तो यह माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने सब्सिडियरी कंपनी में 51% का स्टेक खरीद के रखा है। इसकी वजह से उस सब्सिडियरी कंपनी के अंदर जितना भी एसेट है, यानी उस कंपनी का जितना भी बुक वैल्यू है, उसका 51% रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का 51% स्टेक होने के कारण से उस सब्सिडियरी कंपनी का पूरा जो कंट्रोल है वो रिलायंस के अंदर आ जाता है, यानी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर को पूरा कंट्रोल मिलेगा, और जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है उसे सिर्फ बुक वैल्यू का परसेंटेज मिलेगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी कंपनी के अंदर 50% से नीचे किसी और इन्वेस्टर का या किसी और कंपनी का होल्डिंग होता है, वो ही होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यानी उस कंपनी के अंदर जो बुक वैल्यू है, उस बुक वैल्यू का 49% उस इन्वेस्टर का है या उस कंपनी का है जिन्होंने वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डिंग खरीद के रखा है। सिंपल। तो अब जान लेते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मनी कंट्रोल का 90% होल्ड करके रखा है, और 10% जो है वो अदर इन्वेस्टर ने होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे पेरेंट कंपनी का कितना है, 90%, जिसके साथ फुल कंट्रोल भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिल जाता है मनी कंट्रोल के ऊपर। और अदर्स का कितना है, 10%। तो यहाँ पे जो मनी कंट्रोल का इक्विटी है वो पकड़ लेते हैं 100 रुपीज से, और जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो मान लेते हैं 150। तो टोटल जो है 250 का हो जाता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो पेरेंट कंपनी को यहाँ से कितना मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेरेंट कंपनी का 90% यहाँ पे स्टेक है, तो उसके हिसाब से उसको इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस मिलेगा। तो यहाँ पे इक्विटी 100 है, तो 100 का 90% कितना होता है, 90। और जो 100 का 10% वो अदर्स के पास चला जाएगा, उसका अमाउंट होता है 10। उसके साथ ही रिजर्व एंड सरप्लस है 150, तो पेरेंट कंपनी का 90% कितना हो जाता है, 135, और जो अदर्स का है वो 15 हो जाता है, और टोटल जो है वो है 250। तो पेरेंट कंपनी का यहाँ पे टोटल जो बुक वैल्यू का कितना मिलेगा, 225। देखिए, ऊपर के 90 प्लस 135 को प्लस करने के बाद 225 आ जाता है, और अदर्स का भी सेम है, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे देखिए, जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और माइनॉरिटी स्टेक अदर्स का है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे बुक वैल्यू बटेगा। तो अब हम लोग जान लेते हैं कंपनी क्यों माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करता है। देखिए, यहाँ पे मोटिव मैंने 2 लिया है, यानी 2 एग्जाम्पल लिए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए रिलायंस को एक दूसरे कंपनी को एक्वायर करना है, तो और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास हो सकता है पैसे की कमी हो, या रिलायंस इंडस्ट्रीज कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके उस कंपनी का कंट्रोल लेना चाहता है, या रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जितना पैसा है रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाहता है और उस कंपनी को भी एक्वायर करना चाहता है। तो यहाँ पे रिलायंस का मेन मोटिव है उस कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ लेना, क्योंकि रिलायंस को लगता है वो कंपनी फ्यूचर में जाके अच्छा अर्निंग दे सकता है। तो यहाँ पे 51% अगर स्टेक रिलायंस खरीद लेता है तो रिलायंस जानता है उस कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो रिलायंस के साथ जुड़ जाएगा। यानी जिसके पास मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग होगा उसके हाथ ही पूरा कंट्रोल होगा, और उसके साथ उस सब्सिडियरी कंपनीज के अंदर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पेरेंट कंपनी के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगा, 51% उस कंपनी का खरीद लेगा और पूरा कंट्रोल ले लेगा। और अभी दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए रिलायंस किसी और एक कंपनी को एक्वायर करना चाहता है, और जिस कंपनी का रिलायंस एक्वायर करना चाहता है और उस कंपनी में उस कंपनी के जो फाउंडर है उनके अलावा भी बहुत सारा इन्वेस्टर्स है जिनको लगता है वो कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे फाउंडर्स अपना स्टेक बेचना चाहता है जो है 51% या उससे भी ज्यादा, मगर जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है वो अपना स्टेक बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि फ्यूचर में ये कंपनी जाके अच्छा अर्निंग देने वाला है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने वाला है। तो यहाँ पे जब रिलायंस उस कंपनी को एक्वायर करने जाएगा तो वो उतना ही शेयर खरीद पाएगा जितना वो लोग बेचना चाहते हैं। रिलायंस तो यहाँ पे उन लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि रिलायंस कंपनी के ऊपर केस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ उतना ही ले सकता है जितना वो लोग बेचना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं कि वो लोग बेचना चाहते हैं 60%। तो अगर रिलायंस 60% उस कंपनी का स्टेक खरीद के लेता है तो रिलायंस कंपनी के पास यहाँ पे भी फुल कंट्रोल आ जाता है, और उस कंपनी का जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो है वो भी पेरेंट कंपनी के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मोटिव है उस सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर करना और उसका कंट्रोल लेना, वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल में दोनों सिचुएशन अलग अलग है, और दोनों सिचुएशन ही एक कंपनी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो बाकी दो पॉइंट है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैसे ट्रीट किया जाता है और कैसे हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये दो वीडियोस मैंने बनाया और वो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए इस पार्ट में हम लोग उसे ऐड नहीं करेंगे, अगले पार्ट में ऐड करेंगे। अगर वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो और वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।